पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? भारत एक राज्य संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित है, 20 सीटें आरक्षित है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में आते हैं संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 2 में आते हैं नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में आते हैं नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स। परिषद का नाम। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई। पढ़ेंगे पहली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, जो कि आता है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ये सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो कि मुख्यालय कोलकाता में है, जिसमें सम्मिलित राज्य क्षेत्र आते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि सम्मिलित राज्य क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। पांचवा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना संघ राज्य क्षेत्र है। पढ़ेंगे। प्रश्न है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित, राज्यों के पूर्ण गठबंधन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में। तो वर्ष 1953 में। प्रश्न है राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो है आंध्र प्रदेश। वो है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? प्रश्न है सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो है राष्ट्रपति के द्वारा।
जैसे कि पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बात है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा पढ़ेंगे। असम को 1969 में मिला राज्य का दर्जा। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-1987 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को भी 1972 में, मिजोरम को 1986 से 87 तक। महत्वपूर्ण बात है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देख सकते हैं हम लोग अब पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप्स। लेकिन हम लोग भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। राजस्थान ये राज्य है, इसका राजधानी जयपुर है, भाषा हिंदी है, जिलों की संख्या 33 है, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है राजस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भाषा यहाँ का हिंदी है, जिलों की संख्या यहाँ पर टोटल 52 है, क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, यहाँ का भाषा मराठी है, जिलों की संख्या कुल 36 है, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी तथा उर्दू, जिलों की संख्या 75 है, सबसे ज़्यादा है 75 है, और क्षेत्रफल 2,36,286 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के कुल क्षेत्र का 7.18% है। पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, भाषा यहाँ पर गुजराती बोली जाती है, जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 5.96% है। पढ़ेंगे छठवां कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, यहाँ पर जो भाषा बोला जाता है कन्नड़, और जिलों की संख्या 30 है, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% है, 5.83% है। अब पढ़ेंगे सातवां आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद है, जो कि यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है तेलुगु, और जिलों की संख्या 13 है, और 1,60,205 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का कुल क्षेत्र का 4.87% है। पढ़ेंगे उड़ीसा। उड़ीसा आठवां है, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, भाषा उड़िया बोला जाता है, जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है, क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत के कुल क्षेत्र का 4.73% है। पढ़ेंगे नौवां छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, भाषा हिंदी बोली जाती है, जिलों की संख्या 27 है, जो क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर तक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 4.11% है, 11% है, 4.11% है। 10वां पढ़ेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, भाषा तमिल बोली जाती है, जिलों की संख्या 37 है, क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है, भारत के कुल क्षेत्र का 3.95% है। 11वां बिहार। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की राजधानी पटना है, भाषा हिंदी बोली जाती है, और जिलों की संख्या कुल 38 है, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं बिहार, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, 2.86% है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, भाषा बांग्ला बोली जाती है, 23 जिलों की संख्या है, 88,752 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 2.69% है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है,
जिलों की संख्या 35 है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 2.54% है। झारखंड झारखंड का राजधानी रांची है। भाषा हिंदी बोली जाती है। जिलों की संख्या 34 है, जो कि क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 2.42% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। असम असम की राजधानी दिसपुर है। भाषा असमिया बोली जाती है। जिलों की संख्या 33 है। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 2.38% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला शिमला है। भाषा हिंदी बोली जाती है। जिलों की संख्या 12 है। 55,673 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्र का 1.69% है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गैरसैंण भी बोला जाता है राजधानी को। भाषा हिंदी तथा संस्कृत बोली जाती है उत्तराखंड में। जिलों की संख्या कुल 13 है। 55,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 1.62% है भारत के कुल क्षेत्र का। पंजाब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा पंजाबी बोली जाती है। 22 जिलों की संख्या है। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 1.53% है। हरियाणा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा हिंदी बोली जाती है। 22 जिलों की संख्या है। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.34 भारत के कुल क्षेत्र का प्रतिशत है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। भाषा मलयालम बोली जाती है। 14 जिलों की संख्या है। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है केरल, जो कि 1.18% है भारत के कुल क्षेत्र का। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। वहाँ पर भाषा गारो बोली जाती है। जिलों की संख्या 11 है। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि 0.68% है भारत के कुल क्षेत्र का। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भाषा मणिपुरी बोली जाती है। 16 जिलों की संख्या है। 22,327 क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 0.67% भारत के कुल क्षेत्र का है। मिजोरम का राजधानी आइजोल है। भाषा मिजो बोली जाती है। जिलों की संख्या 11 है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 0.64% है भारत के कुल क्षेत्र का। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। 11 जिलों की संख्या है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नागालैंड। 0.50% है भारत के कुल क्षेत्र का। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है। भाषा बांग्ला बोली जाती है। 8 कुल जिलों की संख्या है। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 0.31% है भारत के कुल क्षेत्र का। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। भाषा नेपाली बोली जाती है। जिलों की संख्या 4 है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 0.21% है। गोवा की राजधानी पणजी है। भाषा कोंकणी बोली जाती है। जिलों की संख्या 2 है। 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 0.11% है भारत के कुल क्षेत्र का। तेलंगाना, जो कि 28वां है, लास्ट है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और भाषा तेलुगु तथा उर्दू बोली जाती है। जिलों की संख्या 33 है। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ तेलंगाना, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 3.40% है। अब पढ़ेंगे केंद्र शासित राज्य प्रदेश। चलिए, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिलों की संख्या 3 है। 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। जिलों की संख्या 1 है। 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन है। जिलों की संख्या 3 है। 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जिलों की संख्या 11 है। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती है। जिलों की संख्या 1 है। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लक्षद्वीप। पुडुचेरी जिलों की संख्या 4 है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है।
जिलों की संख्या 4 है। 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पुदुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है। जिलों की संख्या 22 है। 55,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह है। जिलों की संख्या 2 है। 1,74,852 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के नागरिकता सिटीजनशिप्स पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। पहला, जन्म से। दूसरा, वंशाधिकार द्वारा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, देशीकरण द्वारा। पांचवा, भूमि के अर्जन द्वारा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। ध्यान देने की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। तो है 7 वर्ष। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों के समयांतराल पर मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। पढ़ेंगे। प्रश्न है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ध्यान देने की बात है, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो है कृषि भूमि, वो है कृषि भूमि। समझेंगे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 5 में विषय है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 में आता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7वां, पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8वां है अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में चर्चित है विषय है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी ली जाएगी। उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में विषय है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। आगे पढ़ेंगे एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारकों में तुलना। पढ़ेंगे परिभाषा, भारतीय नागरिकों जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक यानी अप्रवासी भारतीय। पढ़ेंगे पीआईओ, स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। ओसीआई, विदेशी नागरिकता। पढ़ेंगे एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता के बारे में जानेंगे जिसमें एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय में यह भारतीय नागरिक ही है। भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी
जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाला लाभ अप्रवासी भारतीय के लिए सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है वो अप्रवासी भारतीयों को प्राप्त होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति कोई विशेष लाभ नहीं होता है भारतीय मूल के व्यक्ति को। विदेशी भारतीय नागरिक एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीजा यानी अप्रवासी भारतीय के लिए वीजा नहीं होता है, भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए होता है। और विदेशी भारतीय नागरिकता जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। मताधिकार यानी वोट देने का अप्रवासी भारतीयों को दे दिया गया है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं मिला है। विदेशी भारतीय नागरिक को भी नहीं मिला है मताधिकार वोट देने का अधिकार। ध्यान देने की बात है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। पढ़ेंगे मूल अधिकार। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 तक आते हैं। प्रश्न है अगला, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ध्यान देने की बात है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों के। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों के। प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 है। ध्यान देने की बात है, जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 16 तक में है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 16 तक में है। तो 14 तथा 16 में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 16 1 एंड अनुच्छेद 16 2 में पढ़ेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो उपाधियों के अंत से है, यानी डफ टाइटल से है, उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में है। प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19A में है, यानी अनुच्छेद 19 क में है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता
का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। ध्यान देने की बात है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या है? भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। संवैधानिक उपबंध के बारे में समझेंगे। दो प्रकार का है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरा है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो पढ़ेंगे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार को। पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शास्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्व एवं शास्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। पांचवा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। अब पढ़ेंगे भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आते हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। पढ़ेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A में है। 19(1)A(B) में है शांतिपूर्ण रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)B में आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। पहला है अनुच्छेद 19(1)A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A में आता है। पहला वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A में आता है। दूसरा, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)B में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)B में है। तीसरा है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)C में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने के अधिकार अनुच्छेद 19(1)C में है। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में है। पांचवा है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)E में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)E में है। छठा है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)G में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)G में। 6 हो गया, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हमने पढ़े। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20C में। अनुच्छेद 20C में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20C में है। प्रश्न है अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 में है। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान किया करता है? तो अनुच्छेद 20 में है।
प्रश्न है अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। ध्यान देने की बात है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदी शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। ध्यान देने की बात है एक और, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न है अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कस्टोडियन। संरक्षण को इंग्लिश में कस्टोडियन कहते हैं, यानी जुडिशियरी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 को। प्रश्न है अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रीट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में है हैबियस कॉर्पस। प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद पर प्राप्त हुआ है 1973 ईस्वी में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो वह केशवानंद भारतीय बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी पर। प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। प्रश्न है अगला, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। ध्यान देने की बात है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। प्रश्न है अगला, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? यानी अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) में तथा अनुच्छेद 16(6) में। प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है अनुच्छेद 301 के अनुसार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वह मूल अधिकार है, अनुच्छेद 300A में आते हैं। ध्यान देने की बात है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो संसद द्वारा वर्ष 1976 में पारित किया गया था।
पढ़ेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में आते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आते हैं। ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ध्यान देने की बात है, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान दीजिए, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क में है। प्रश्न है अगला, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ध्यान देने की बात है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। ध्यान देने की बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है, संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 में। ध्यान देने की बात है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की भाषा। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 29 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 29 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 29 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 ख पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रासूति सहायता। काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रासूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में आते हैं। अनुच्छेद 46 SC एंड ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का अभिवृद्धि। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 में आते हैं गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? प्रश्न है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वह है USSR, पूर्व सोवियत संघ। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में है। भाग 4A में है। ध्यान देने की बात है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित के अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। प्रश्न है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को संशोधन कर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। प्रश्न है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो है नैतिक कर्तव्य। प्रश्न है प्रश्न नहीं है, ध्यान देने की बात है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है।
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 क में चर्चित है। प्रश्न है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। ध्यान देने की बात है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1985 से 86 तक में। पढ़ेंगे नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला है 51 संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए गए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों को उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न है एक, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। अब यहीं पर विराम देते हैं।